हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको एरो का मूवमेंट, कर्व्ड एरो की शिफ्टिंग या इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन सब चीज़ समझ में आई तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए, ये जनरल थ्योरी है और ये बात जो है वो हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी देखी थी, तो हम इस थ्योरी पे बाद में आएंगे। पहले चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, उसके बाद इनको जब हम पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी। देखिए, एक एग्जाम्पल आपके सामने नजर आ रहा है बेंजीन का, करेक्ट है। अब बेंजीन ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओके, और एक तरीके से और लिखा जा सकता है, वो तरीका मैं आपके सामने लिख देता हूं। अगर ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है बेंजीन का, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। तो शायद आप सबका जवाब होगा कि दोनों ही स्ट्रक्चर सही है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो भी उसका फॉर्मूला C6H6 रहना है, इस तरीके से लिखते हैं तो भी C6H6 रहना है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ अंतर सिर्फ इतना सा आ रहा है कि ये जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है, वो एक बार यहाँ है, कभी यहाँ है। तो क्वेश्चन अराइज एक्चुअली कहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है। तो आजकल हमारे पास इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आ गई जिनके थ्रू पता किया जा सकता है कि एक्चुअली बॉन्ड की जो डेंसिटी है, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, वो कहाँ पे ज्यादा रिच है। आप अगर जब इसको मशीन में हमने चेक किया तो हमें मिला कि अंदर सब जगह इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, जबकि इसके हिसाब से इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आनी चाहिए थी, यहाँ कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ ज्यादा, यहाँ कम होनी चाहिए थी, एंड सो ऑन। लेकिन कहीं ज्यादा कहीं कम की बजाय अंदर सब जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन लुईस स्ट्रक्चर्स में एक मॉलिक्यूल को आप शो कर सकते हो, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जिनके थ्रू लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं, मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू आप सेम मॉलिक्यूल को शो कर सकते हो, वो सब कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और उन सब से एक जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनता है जिसमें सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कैरेक्टर्स होते हैं, वो कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन एक मॉलिक्यूल की आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से नहीं मिलेगी, हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड से मिलेगी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से एक ऐसा कॉमन स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो एक मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है, और वही रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। फाइन। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज की शिफ्टिंग आपको नजर नहीं आ रही, कोई डिफरेंट अरेंजमेंट आपको नजर नहीं आ रहा, एक बार बॉन्ड यहाँ और एक बार बॉन्ड यहाँ है। तो इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, और इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम है, तो आंसर आएगा दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम है। हाँ, नो डाउट रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है उनकी एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से की जो एनर्जी होती है उनसे कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। बात पहले भी मैं आपको बोल चुका हूं, हमेशा ध्यान रखिए, जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, जिस भी स्पीशीज की। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की हमेशा एनर्जी कम होती है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इनकी एनर्जी ज्यादा है और हाइब्रिड की एनर्जी कम है, और इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसी एनर्जी को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। बात समझ में आ गई होगी। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, तो आप कहेंगे डिफरेंस इन द एनर्जी between the resonance energy of resonance hybrid and one of the most stable resonating structure is called resonance energy। तो resonance energy कुछ और नहीं है, resonance hybrid और resonating structures के बीच का जो energy difference है वही resonance energy कहलाता है। फाइन, एक एग्जांपल और देखते हैं, नाइट्रोमीथेन। अब आपको एरो की शिफ्टिंग तो बहुत अच्छे से आती है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अच्छे से आती है, एरो को समझना आपको अच्छे से आ गया है। ये नाइट्रोमीथेन का एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। जब नाइट्रोमीथेन ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है तो फिर नाइट्रोमीथेन ऐसे भी तो एग्जिस्ट कर सकता है। जरूरी थोड़ा है कि इसी ऑक्सीजन पे माइनस हो और यही डबल बॉन्डेड हो, ये भी तो डबल बॉन्डेड हो सकता था और इस पे भी माइनस हो सकता था। ये हुआ कैसे? तो ये देखिए कर्व्ड एरो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे और इस पे माइनस साइन बन जाएगा, राइट। अब क्योंकि इसने डोनेट किया है तो इस पे एक प्लस होता ही, एक प्लस और आ जाएगा, डन। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोन पेयर है यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे हम बॉन्ड लगा देंगे, देखिए ये बॉन्ड लग गया। अब क्योंकि इस ऑक्सीजन ने डोनेट किया है इस वाले ने, तो इस पे प्लस आना चाहिए, ऑलरेडी कौन सा साइन है, माइनस, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। इस पे एक प्लस था, एक प्लस पहले से था, और एक इलेक्ट्रॉन इसने अभी लिए भी है, तो एक माइनस आ जाएगा, तो एक प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। तो प्लस प्लस की जगह ही रहा, इसकी तरफ केवल हेड ही हेड है, ठीक है, और ये न्यूट्रल था तो माइनस आ गया। इसकी तरफ टेल है, प्लस आना चाहिए लेकिन ऑलरेडी माइनस था तो ये न्यूट्रल हो गया। इसकी तरफ टेल भी और इसकी तरफ हेड भी है, तो जो चार्ज था वही रहने वाला है, क्योंकि जब टेल होगी तो प्लस आ जाएगा, हेड होगी तो माइनस आ जाएगा, तो प्लस था तो प्लस ही रह जाएगा। तो ये भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नाइट्रोमीथेन का, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हाइब्रिड में दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप नोटिस कीजिए यहाँ पे CH3 अपनी जगह पर, N अपनी जगह पर, प्लस अपनी जगह पर,
ऑक्सीजन अपनी जगह पर, क्योंकि एटम्स की लोकेशन कभी चेंज नहीं होती और सिंगल बॉन्डेड तो होते ही होते हैं। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड की। कभी डबल बॉन्ड यहाँ नजर आ रहा है और कभी डबल बॉन्ड यहाँ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड दोनों साइड पर है, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो डिस्पर्स हो जाएगी। तो हम यूं फैलता हुआ डबल बॉन्ड बता देते हैं, ठीक है। कभी माइनस साइन यहाँ पे है, कभी माइनस साइन यहाँ पे है, तो जो हाइब्रिड होगा उसमें हम ना तो कंप्लीट माइनस यहाँ बताएंगे ना कंप्लीट माइनस यहाँ बताएंगे, तो हम क्या बताएंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। थोड़ा नेगेटिव यहाँ रहेगा, थोड़ा नेगेटिव यहाँ रहेगा। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरा नेगेटिव यहाँ है, इसके हिसाब से पूरा यहाँ है, लेकिन हाइब्रिड के हिसाब से दोनों जगह बढ़ गया है, तो एक ही नेगेटिव है लेकिन दो में बढ़ गया है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। वैसे तो पार्शियल -1/2 भी बोल सकते थे, क्योंकि एक चार्ज था और दो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन इतनी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, बस पार्शियल नेगेटिव बता के भी आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। दिस इज द हाइब्रिड, और ये हाइब्रिड इस बात को एक्सप्लेन करता है कि N और O के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, वो चाहे ये NO बॉन्ड हो चाहे ये NO बॉन्ड हो, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा। कितना होगा, सिंगल बॉन्ड से तो ज्यादा होगा और डबल बॉन्ड से कम होगा। क्वेश्चन अराइज, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है। डबल बॉन्ड से कम क्यों होगा, क्योंकि एक बार डबल बॉन्ड यहाँ है तो फिर यहाँ नहीं है, और यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, यानी एक ही डबल बॉन्ड है और दो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आधा डबल बॉन्ड यहाँ लग रहा है, आधा यहाँ लग रहा है, तो पूरा पूरा डबल बॉन्ड तो कैरेक्टर नहीं आया ना। बाकी हम सब देख चुके हैं, आपको अच्छे से ध्यान होगा रेजोनेंस में, केमिकल बॉन्डिंग में। तो दैट्स वाई हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर एक से तो ज्यादा होगा, लेकिन दो से कम होगा, BO। ना पूरा दो होगा ना पूरा एक होगा, एक से ज्यादा दो से कम होगा। फाइन। वैसे तो एक बॉन्ड है दो में बट रहा है, आपको अच्छे से पता होगा कि बॉन्ड ऑर्डर जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो एक तो है ही है NO के बीच में, और एक पाई बॉन्ड है दो में बढ़ गया, तो हर एक को कितना देगा, हाफ हाफ, तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था। तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फाइन, दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम है, इसलिए इन्हें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ओके, और इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। सिमिलरली एसीटेट आयन, एसिटिक एसिड नाम आपने अच्छे से सुन रखा होगा, उससे जो आयन बनता है उसे कहते हैं एसीटेट आयन। जब H+ निकल जाता है एसिटिक एसिड से, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है और ये एसीटेट आयन। फाइन, इसको देख लो और इनको देख लो, एग्जैक्टली सेम है, बस जहाँ नाइट्रोजन है वहाँ पे कार्बन आ गया, बस। बाकी आप देख लीजिए, हेड आ रहा है यहाँ पे तो माइनस साइन आ गया, यहाँ पे टेल आ रही है तो प्लस आना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो ये न्यूट्रल हो गया, बॉन्ड यहाँ पे आ गए। तो क्वेश्चन इज, डबल बॉन्ड जब यहाँ हो सकता है तो फिर यहाँ पे भी हो सकता है, तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली वो दोनों जगह पे डिस्पर्स है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स्ड है। नेगेटिव यहाँ पे भी है, नेगेटिव यहाँ पे भी है, तो अब कहाँ होगा, तो पार्शियल नेगेटिव। जो बात मैंने ऊपर बोली वही बात यहाँ पे एग्जैक्टली सेम, वही बॉन्ड ऑर्डर आएगा, 1 + 1/2 1.5। चार्ज अगर की बात करें तो एक माइनस का चार्ज है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पार्शियल -1/2 लिख सकते हैं, पार्शियल -1/2 भी आप बोल सकते हैं। ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स। देखिए, अब आपको सब चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी। द यूज ऑफ 2 or more Lewis structure to represent a particular molecule is called resonance। करेक्ट, एक से ज्यादा Lewis structure से किसी मॉलिक्यूल को आप समझा रहे हैं, तो ये फिनोमेना ही रेजोनेंस कहलाता है। These Lewis structures are called resonating structures or canonical forms or contributing structures। These resonating structures are hypothetical। एक्चुअली मॉलिक्यूल ऐसा होता ही नहीं है, हाइपोथेटिकल है बिल्कुल। एक्चुअल चीज रेजोनेंस हाइब्रिड है, एंड इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल, और अकेला किसी एक रियल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं करता। द डबल हेडेड एरो जो कि हमने दोनों के बीच में लगाए थे, इंडिकेट्स द स्ट्रक्चर्स शोन आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सबके कहीं बीच में जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो लाया करता है, रियल स्ट्रक्चर लाया करता है, और उसी को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड को जब हम शो करते हैं तो ट्रिपल लाइंस के थ्रू शो करते हैं। सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ये एग्जांपल्स थे, ये बात भी मैंने आपको बोल दी। ये देखिए, ये ट्रिपल लाइन है और ये डबल हेडेड एरो है। ओके, बोथ साइड हेड एरो भी कह सकते हैं इसको। फाइन, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बन रहे थे ये स्ट्रक्चर्स थे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फाइन, अब हम बात करेंगे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। तो पहले इक्विवेलेंट आप समझ लीजिए, इक्विवेलेंट में क्या होता है, इक्विवेलेंट में जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, और जो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे उनमें उनकी एनर्जीज अलग अलग होती है। और एनर्जी अगर अलग अलग होती है तो फिर आपको ट्रिक्स लगानी होती है कि कौन रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, कौन रिलेटिवली कम स्टेबल है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है। तो अब हमने अभी जो डिस्कशन किया वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे किया। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात शुरू करेंगे। ओके फाइन, तो ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं, आप ये ध्यान रख सकते हैं। बेंजीन, नाइट्रोमीथेन, एसीटेट, ये सभी के सभी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। देखिए सेम,
चार्ज अगर ऑक्सीजन पे यहाँ पे एक माइनस है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे माइनस है, यहाँ डबल था तो यहाँ पे डबल आ गया, राइट ना। ऐसा नहीं हो रहा कि इस वाले स्ट्रक्चर में तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, किसी दूसरे स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो फिर ये नॉन इक्विवेलेंट टाइप की चीजें हो जाती है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक बार यहाँ नेगेटिव है, एक बार यहाँ नेगेटिव है, एक बार यहाँ डबल है, एक बार यहाँ डबल है, तो ये इक्विवेलेंट टाइप के ही स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। सेम विद दिस। हाँ, ऐसा होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन में या रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे जैसे यहाँ माइनस है, किसी भी तरीके से अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पे माइनस की जगह यहाँ प्लस आ जाता, या ऊपर प्लस आ जाता, माइनस ना आता, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते। बिल्कुल, वो हम जब एग्जांपल्स लेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो उन्हें हम नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो देखिए, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? जिनमें एनर्जी का डिफरेंस हो, राइट, मतलब जिनकी एनर्जी सेम ना हो। एनर्जी सेम कब नहीं हो सकती? जब चार्ज अलग अलग हो, सेम ही एटम पे कभी पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, कभी नेगेटिव चार्ज आ रहा हो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो कम ज्यादा हो, किसी में ऑक्टेट कंप्लीट हो, किसी में ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, कोई न्यूट्रल हो, कोई चार्ज हो, ऐसी कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं, वो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और अगर एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और उनकी एनर्जी सेम नहीं है, तो फिर हमें ये भी पता लगाना पड़ता है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिलेटिवली सबसे ज्यादा स्टेबल है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देना पड़ता है, क्योंकि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो, उन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, फिर वो रेजोनेंस एनर्जी बनता है। तो जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, तब तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी सेम थी, तो आप किसी की भी एनर्जी ले लीजिए और रेजोनेंस हाइब्रिड से उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही रेजोनेंस एनर्जी थी। लेकिन जब एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट हो, तो फिर आप किसको प्रेफर करेंगे? तो हम उसको प्रेफर करते हैं जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो, और रेजोनेंस हाइब्रिड में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। आगे बात समझ में? तो अब ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पहचानने के क्या तरीके हैं, वो तरीके यहाँ लिखे हुए हैं, उन्हें हम बाद में यूज करेंगे। पहले कुछ एग्जांपल से अपनी बात को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल आपको सामने नजर आ रहा होगा, यहाँ देखिए। इस एग्जांपल में हम यहाँ सेंटर से शुरू करेंगे। देखिए, अब इससे मैंने एक स्ट्रक्चर ये बना रखा है, इससे स्ट्रक्चर मैंने एक ये बना रखा है। अब क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर्स कैसे बने? एरो का मूवमेंट अब आपको बहुत अच्छे से आ गया है, तो मैं बार बार इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ एरो लगा के मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये चीज कैसे आई होगी। अब आप नोटिस कीजिए, ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ऐसे आ सकता है, टेल है, राइट, यहाँ पे तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए होंगे, राइट। या आप यहाँ देख लीजिए, इस पे हेड है तो इस पे कौन सा साइन नजर आना चाहिए? माइनस। ये इधर से इधर जा रहा है तो ये टेल हो गई, तो इस पे कौन सा साइन आना चाहिए? प्लस। देख लीजिए, माइनस वाली प्लस नजर आ रहा है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, करेक्ट, तो ये नेगेटिव बन गया होगा, और इधर से चलेगा तो ये पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव आमने सामने आए तो यहाँ पे क्या बन गया होगा? बॉन्ड। देखिए, एक स्ट्रक्चर ये तैयार, करेक्ट, पहला स्ट्रक्चर तैयार। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब मैं एरो का मूवमेंट अलग तरीके से शो करता हूँ। अब मैं यूं और यूं शो करूँ तो आप देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आ जाएगा। कैसे? यहाँ पे टेल है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हेड है तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए होंगे तो यहाँ पे तो ये नेगेटिव साइन बन जाएगा, ये टेल है तो यहाँ पॉजिटिव, प्लस माइनस आमने सामने है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बॉन्ड आ जाएगा। तो आपने देखा होगा 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, एक तो मेन था ही, और उसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने और बना लिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की पहचान, एटम्स अपनी जगह पर वहीं रहेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड सब में होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, करेक्ट। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं, इधर उधर शिफ्ट कर जाते हैं। और जो इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा था उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं था, सिग्मा बॉन्ड्स थे, और सिग्मा बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स की केवल शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग, याद रखिए, शिफ्टिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो रहे, ट्रांसफर हो जाते हैं पूरा पूरा एटम के ऊपर, ठीक है, ध्यान रखें। अब इन तीनों में से आपको पहचानना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। ओके, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, हम उन पे पहले बाद में आएंगे। हम सबसे पहले सारे स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं और फिर उन रूल्स को एक साथ लगा लेंगे। सेकंड केस में देखते हैं, ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर एरो लगाऊंगा और एरो से आप समझ जाएंगे। पहला वाला स्ट्रक्चर देखिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर दूं तो आप ये देखिए, पहला वाला स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, सॉरी, हम पहला वाला नहीं, ये तो प्लस वाला आ जाएगा। ओके, ना ऐसे नहीं, मैं चेंज करता हूँ, वापस देखिए। हम एक काम करते हैं, हम फर्स्ट स्ट्रक्चर लाना चाहते हैं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यूं लगाते हैं। अब आप देखिए, अब आप फर्स्ट को मैच कीजिए। जैसे आप फर्स्ट को चेक करेंगे, सारे एटम्स अपनी अपनी जगह पे तो है ही हैं, करेक्ट। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट कर गए तो देखिए, इसके ऊपर माइनस साइन आ जाएगा और एक पेयर और एक्स्ट्रा आ गया, माइनस साइन हो गया, और इस कार्बन पे कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा। ये देखिए, एक स्ट्रक्चर ये तैयार, फाइन, यहाँ कोई डाउट नहीं है। नाउ ये तो हुआ पहला केस, ये वाला स्ट्रक्चर तैयार हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा? तो इस पे टेल है तो इस पे प्लस साइन नजर आ गया, इस पे हेड है, माइनस साइन नजर आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ बॉन्ड में आ गए तो देखिए, यहाँ पे ये बॉन्ड भी बन गया। अब इस कार्बन ने डोनेट भी किया है और एसिड भी किया है, तो कार्बन पे अभी चार्ज किया है न्यूट्रल, तो बाद में भी क्या रहने वाला है? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि दिया तो पॉजिटिव आया होगा और लिया तो नेगेटिव आया होगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रल रहेगा। एक स्ट्रक्चर ही बन गया। ये स्ट्रक्चर बनाना हम सीख चुके हैं, करेक्ट, 2 स्ट्रक्चर बन गए। तीसरे वाले में भी देख लीजिए। तीसरे वाले में अगर हम बात करें तो मैं एरो की शिफ्टिंग कर रहा हूँ। देखिए, हम एरो शिफ्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। अब आप देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस जगह पे तो माइनस आना चाहिए, नजर आ गया होगा लोन पेयर के साथ।
इसने डोनेट किया तो उस पर प्लस आ जाना चाहिए। लोन पेयर बॉन्ड में आ गए, ये देखिए ये बॉन्ड में आ गए। अब इस कार्बन ने दिया भी है और लिया भी है, तो जैसा था न्यूट्रल ही रहेगा, बस यहाँ पे आपको बॉन्ड नजर आ जाएगा। तो ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो अब आप मुझे बताएं ये इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है। तो देख के आपको नजर आ गया होगा कि नॉन इक्विवेलेंट है। देखिए ये न्यूट्रल है, जबकि इस पे चार्ज है, तो ये एक जैसे हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों की भी यदि हम बात करें तो भी ये इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि कभी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है। तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। इक्विवेलेंट कब होते हैं? जब कार्बन पे हमेशा नेगेटिव ही रहता है, ऑक्सीजन पे हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव ही रहता है, कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव रहता है, जैसे आपने ऊपर स्ट्रक्चर्स देखे थे। फाइन, तो ये नॉन इक्विवेलेंट है। अब स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं? देखिए स्टेबिलिटी का रूल नंबर 1 होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा होने चाहिए और ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड्स की काउंटिंग करें, CH2 सब में कॉमन है, एटम्स कॉमन है, तो यहाँ बीच में गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ही आ रहे हैं। यहाँ पे काउंट करें तो 1 2 3 4 5। तो ये बात तो तय है कि ये सबसे आगे है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा है, नंबर 1। ऑक्टेट भी देखिए सबका कंप्लीट है, आप काउंट करेंगे तो सब में 8 काउंटिंग आएगी और हाइड्रोजन में तो डुप्लीट ही होता है। जबकि आप यहाँ पे बात करें, कार्बन पे जब प्लस साइन होता है तो कार्बन ये रहा बॉन्ड एक, यहाँ पे H है, यहाँ पे H और प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है। तो ये तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, राइट, सेक्सटेट है इसमें। तो ये तो कम स्टेबल होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये ऑक्सीजन में भी सेक्सटेट ही है, तो ये भी कम स्टेबल होगा। तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, सेकंड, तो हमने सबसे आगे रख दिया। फाइन, इसके बाद बात करते हैं अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। दोनों में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स सेम ही आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है दोनों की। तो नेक्स्ट रूल पे आ जाइए। अब नेक्स्ट रूल में ये होता है कि जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन दोनों ही चार्ज है, तो ये रूल भी काम नहीं करता। और लास्ट रूल ये कहता है कि अगर दोनों ही मॉलिक्यूल चार्ज हैं तो फिर वो ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पे होता है। तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, और उस पर प्लस साइन है। जबकि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, और उस पर नेगेटिव साइन है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण नेगेटिव साइन को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है अपने ऊपर, इसीलिए फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दी थर्ड। तो ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा, सेकंड सबसे ज्यादा, उससे कम फर्स्ट, और सबसे कम थर्ड। सिमिलरली हम इस बात को यहाँ पे भी अप्लाई करें तो यहाँ देखिए ये तो न्यूट्रल है, तो ये तो सबसे आगे वैसे ही होना है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो यहाँ पे ये हो गया। ओके, तो इसको तो हमने सबसे आगे रख दिया, सेकंड को। अब इन दोनों की बात करते हैं। अब इन दोनों में यदि हम बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और ये कम स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि यहाँ पे तो इस कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। फाइन, तो यहाँ पे जब चार्ज वाली बात आप लगाएंगे ना, तो उस चार्ज वाली बात के हिसाब से तो ये लगेगा कि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ गया, तो फिर आप गड़बड़ कर सकते हैं कि चार्ज के हिसाब से तो फिर उल्टा होना चाहिए, कम स्टेबल होना चाहिए था। लेकिन ऑर्डर में आइए, सबसे पहले आपने देख लिया कि नंबर ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे हैं, तो यही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और न्यूट्रल भी है। अच्छी बात यही है, न्यूट्रल और चार्ज में भी न्यूट्रल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और कोवेलेंट बॉन्ड्स भी मैक्सिमम इसी में। अब इन दोनों में यदि हम बात करें तो रूल नंबर 2 या पहला ही अप्लाई कर लीजिए। कोवेलेंट बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स कम है, तो उसी रूल से ही ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है, उसके बाद ये स्टेबल होगा। तो दैट्स व्हाई थर्ड ज्यादा स्टेबल है और फर्स्ट कम स्टेबल है। उसके बाद अगर ये भी सेम होता, राइट, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी सेम होते और दोनों ही चार्ज होते, तो फिर हम वो वाला रूल लगाते जो हमने ऊपर लगाया कि नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कम थे, यहाँ पे ज्यादा थे, तो थर्ड ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट कम स्टेबल। इन दोनों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम है। ऑक्टेट चेक करते हैं, सबका कंप्लीट है। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 2 हाइड्रोजन है, 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 है, तो ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट है। तो फर्स्ट रूल हटा दीजिए। सेकंड रूल आता है न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज से, तो ये चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो फिर यही ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए फर्स्ट को ज्यादा स्टेबल बताना है, सेकंड को कम स्टेबल बताना है। और दो चार्ज स्ट्रक्चर हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स सेम आ जाए, ठीक है, ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट हो, ठीक है, और दोनों ही चार्ज हो, तो फिर नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। उस हिसाब से स्टेबिलिटी जज की जाती है। अब अगर मैं कहता हूँ रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है तो इनका एक हाइब्रिड बनेगा, बनाने की यहाँ जरूरत नहीं है। और जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, जैसे यहाँ सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी और जो हाइब्रिड होगा उसकी एनर्जी का डिफरेंस रेजोनेंस एनर्जी। ओके, देखिए यहाँ पे रूल्स भी लिखे हुए हैं। स्टेबिलिटी ऑफ सच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विद कंप्लीट ऑक्टेट। अगर ये सेम आ रहा है तो फिर नेक्स्ट आप देखेंगे न्यूट्रल स्ट्रक्चर जिनमें कोई फॉर्मल चार्जेस नहीं होते आर मोर स्टेबल देन द चार्ज स्ट्रक्चर्स। और ये भी अगर सेम आ जाता है और सारी चार्ज स्ट्रक्चर है, तो structures having negative charge on more electronegative atom या electronegative atom and positive charge on electropositive atoms or less electronegative atom is more
स्टेबल, मतलब आप समझ गए ना, पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे होना चाहिए या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा तो स्टेबल होगा, या फिर नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। फाइन, तो बस ध्यान रखिए, नेगेटिव है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, पॉजिटिव है तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे होना चाहिए। अगर ये 3 रूल्स आप अप्लाई कर लेंगे तो फिर आप स्टेबिलिटी जज कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मॉलिक्यूल्स लिख दिए जाते हैं और कहते हैं कि अरेंज कीजिए इन्हें ऑर्डर में, तो वहां दिक्कत आ सकती है अगर आपको ये रूल्स पता नहीं हो तो। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ओके, थैंक यू।